अच्छा, लास्ट सेशन में हमने बात करी थी। योगा के बारे में हमने बात करना शुरू किया था और दो पॉपुलर योग हमने पढ़े थे, कालसर्प योग और मांगलिक योग, है ना। देखिए, कालसर्प, अब वो योग पढ़ाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि ये दो डेफिनेशन को ही आप सीखो, पर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, किस तरीके से हम देख रहे हैं, ये आपको समझना था मेन। तो आई होप सबको वो चीज समझ में आई होगी। ठीक है। तो जब भी हम योग की बात करते हैं, उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, ठीक है, और उसके पीछे की जो बेसिक्स हैं वो आप लोगों को पकड़ में आनी चाहिए। अगर वो पकड़ में आता है तो आप योग को उतना अच्छा यूज कर पाएंगे। तो आज जो मैं योग ले रहा हूँ ये भी एक ऐसा ही योग है। आज मैं एक ही योग डिस्कस करूंगा, बहुत लंबी क्लास में रखेंगे आज। तो ये योग आज हम बात करते हैं अ, गजकेसरी योग के बारे में। ठीक है। ये भी बड़ा कॉमन योग है, सभी को पता है। आई थिंक डेफिनेशन गजकेसरी योग क्या होता है, विजय जी आपने पढ़ा है? विजय चोपड़ा, विजय सिंह, सागर, रुचि, सर जुपिटर दमन। जब मून जुपिटर, हाँ। कैंसर जु, में जब होता है। जुपिटर मून एक दूसरे से केंद्र में जब होते हैं। हाँ एग्जॉल्टेड तो चंद्रमा से जुपिटर। जब केंद्र में होता है बृहस्पति 1 4 7 10 में। तो उसको हम लोग गजकेसरी योग बोलते हैं। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। तो मैं इसको डेफिनेशन दोबारा बता देता हूँ, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट में आपको मिलता है। वो ये बोलते हैं कि जब भी गुरु चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में रहे, केंद्र का मतलब हो गया 4 7 10, फर्स्ट हाउस, है ना। केंद्र में रहते हैं एक दूसरे से, वो जुपिटर किसी भी हाउस में हो सकता है, वहां से वो केंद्र में हो रहना चाहिए चंद्रमा उसके लिए। तो वो गजकेसरी योग बोलते हैं। क्लियर? चंद्रमा से केंद्र में गुरु, ये डेफिनेशन बोलती है। अभी डेफिनेशन के साथ दिक्कत क्या है? तो जैसे मैंने बोला कि योग को आपको डिकोड करना है, तो ये नाम को पहले आप समझो, गजकेसरी योग। और इस ग्रह में पार्टिसिपेट कौन कौन से ग्रह कर रहे हैं? जुपिटर एंड मून। ठीक है। जुपिटर को गज बोल सकते हैं, हाथी, है ना। केसरी का मतलब होता है लॉयन। तो क्या चंद्रमा लॉयन है? चंद्रमा को लॉयन बोलते हैं हम लोग। कि लॉयन कौन सा ग्रह दिखाता है लॉयन? सन। सन सन। सन। तो फिर यहाँ पर तो मून पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसका कैसे मतलब, डेफिनेशन में गलती है कुछ। ठीक है। तो यहाँ पर मून ही वो है जो केसरी दिखा रहा है। केसरी मतलब वो जो शेर है, सिंह है, वहां चंद्रमा को ही बोला गया है, तो गलती नहीं है वहां। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। दूसरा, इसके फॉर्मेशन जो डेफिनेशन ये बोलती है कि केंद्र में होना चाहिए। ठीक है। तो इसको जरा एक बार, इसी की कुंडली में है गजकेसरी योग। मेरे में है सर। हाँ जी सर, मेरे में भी है। चलो ठीक है, गजकेसरी योग तो तो वैसे मून थर्ड अ, हाउस में है, जुपिटर नाइन्थ हाउस में। ये चार्ट है। ठीक है, अभी का चार्ट है, रिसेंट, है ना। राइट। तो यहाँ आप देख लो, ठीक है। जुपिटर, है ना। मून कौन से हाउस में है? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, केंद्र में है। गजकेसरी योग बना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यस सर। है ना। अब इसके साथ समस्या क्या है, किसी को समझ में आ रहा है ये बात? ये बड़ा इजी है इसको अप्लाई करना, है ना। ये बड़ा इजी है, बट डेफिनेशन क्या बोलती है कि गजकेसरी योग जिनके चार्ट में होता है ना, वो बड़े धनवान होते हैं, भाग्यवान होते हैं। ये बहुत सारी उसकी तारीफ में बहुत कुछ लिखा गया है, और लगभग लगभग सारे योगों की तारीफ ऐसी लिखी जाती है। ठीक है। तो ऐसा लगता है कि ये योग हो गया था, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो बाय बर्थ हम लोग ना बड़े लकी हैं। अभी इसी चार्ट में, ये अभी का चार्ट है ना ये, कहाँ गया? सर, एक डाउट था।
हाँ केंद्र में मतलब 1, 4, 7 और 10 में ही होना चाहिए। मतलब ये होना बीच में जो 4 घर है होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है। नहीं, ये डेफिनेशन ये बोलता है कि जुपिटर से या मून से केंद्र में होना चाहिए, लग्न से केंद्र नहीं बोला उन्होंने, जी है ना। तो जुपिटर से केंद्र में है ना ये। जी सर, हाँ 10 में है। हाँ, ऐसे, ठीक है। अगर 4 में भी होता तो अगर मान के चलो जुपिटर अगर कैंसर में भी होता तब भी, जी है ना, लिब्रा में होता तब भी, जी सर। ठीक है, और कैप्रिकॉर्न में होता तब भी, जी सर। है ना। डेफिनेशन ये बोलती है, ठीक है। अभी ये देख रहे हो, इसमें निपुण योग है, सुनफा योग है, गजकेसरी योग है ना, पाशा, शुभ, विमला, साधु, राज धर्म कर्माधिपति योग है, राजयोग है, राजा है, महायोगदा है, राजयोग एक और तरीके का, है ना, राधा संबंध योग, इतने सारे राजयोग हैं। अगर आप लोग अपना चार्ट देखोगे तो उसमें भी ऐसे योग मिलेंगे आपको, है ना। ऑल योगास पे क्लिक करेंगे तो ये योग आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो आप लोग पैदाइशी राजा हैं, ये ज्योतिष बोलता है, ठीक है। तो ज्योतिष ज्योतिष पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है, राजा लोग ज्योतिष थोड़ी पढ़ते हैं, वो तो ज्योतिषियों को अपने दरबार में रखते हैं, ठीक है। और यहाँ क्लास में हर कोई राजा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन बहुत आसान है इसको समझना, तो हमें लगता है कि योग बड़ा आसान है। फिर लोग आपके पास कंसल्टेशन के लिए आएंगे, बोलेंगे मेरी कुंडली में तो गजकेसरी योग है, ये योग है, वो योग है, बट रिजल्ट मिलता ही नहीं है मुझे। हमको कौन समझाए कि ज्योतिषी को खुद नहीं पता ना, क्योंकि वो ध्यान से हम लोग पढ़ते नहीं है इसमें। तो अब अभी आप लोग देखो कि हम ना अब बेसिक्स पे लौट के आते हैं फिर से। बेसिक क्या बोलता है, हमें हमें पता है कि जो जुपिटर जो है, ये जुपिटर, है ना, एक साल में एक राशि चेंज करेगा। तो साल भर तो यहीं रहना है इसको, वो तो चेंज होगा नहीं। और जो मून होता है, चंद्रमा, वो 27 डेज में एक पूरा जोडिएक साइकिल को कवर करता है, 27 डेज, सही है। तो इसका मतलब कि ये तो स्टेबल रहने वाला है, बट ये मून जो है ना, ये ट्रेवल करता रहेगा हर महीने, है ना। और हर महीने ये मून जो है, ये इन पोजीशंस पे आएगा, इन 3 पोजीशंस पे आने वाला है। मतलब गज केसरी योगी हर महीने बनने वाले हैं, है ना। 2.5 2.5 दिन के अप्रोक्सीमेटली रहता है एक राशि में। तो 2.5 दिन यहाँ रुकेगा कैंसर में, 2.5 दिन लिब्रा में, 2.5 दिन इसमें कैप्रिकॉर्न में, ठीक है। तो कितने दिन हो गए, 5 7 7.5 8 दिन के अप्रोक्सीमेटली, है ना, ऑन एन एवरेज ये योग आपको मिलेगा। साल में तो 9 दिन तो योग बनते ही बनते हैं। अब 9 दिन में जो बच्चे पैदा होंगे, 8 से 9 दिन में, वो सबके सब गजकेसरी योग से लेके योग पैदा होने वाले हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि 30% जनता जो है वो है, उनकी कुंडली में योग मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ लॉजिकल नहीं लगता कि इतना, जितनी तारीफ इस योग के बारे में दी गई, जितना इंपॉर्टेंस इस योग को दिया गया है, इतना आसानी से लोगों की कुंडली में कैसा दिख रहा है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये राजा महाराजाओं की कुंडली में होना चाहिए, बट ये आपको एक जो रिक्शा चलाता होगा उसी कुंडली में मिलेगा, ठीक है। मेरी मेरी कुंडली में भी है, आप लोग की कुंडली में हो, बट हम लोग तो राजा लोग तो नहीं है हम लोग, है ना। तो एटलीस्ट वो राजाओं का लाइफ स्टाइल भी नहीं है, राजा को छोड़ दो आप। राजा आज के टाइम पे तो कोई नहीं है, कम से कम IAS IPS कोई नेता वेता तो होने चाहिए ना। आज के टाइम पे वही लोग हैं, राजा लोग। बट ये योग सभी कुंडली में दिख रहा है, तो मैंने कुछ तो बुनियादी गलत है, या हम समझने में हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ, तो ये आप लोग ध्यान से समझना। देखो, मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको ये डेफिनेशन समझाऊं,
मेरा पर्पस ये है कि ये योग को हमें कैसे समझना है, आप इस एक को समझो, यही सेम फॉर्मूला जो मैं आपको बताऊंगा वो सब योग में लगेंगे वो। ठीक है, मैं आपको हर एक योग नहीं पढ़ा सकता बैठ के, है ना, बट वो सिस्टम को आप सबको समझना है, इसलिए इस वीडियो को आपको दोबारा भी देखना पड़े, देखना आप। ठीक है। अब अभी देखिए, ये इस योग को मैं आपको ना 4-5 रेफरेंसेस से समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पॉपुलर हम लोग हर बार नाम सुनते हैं कि बीपीएचएस, बीपीएचएस कुछ भी आपको पढ़ना है बीपीएचएस में पढ़ो, बृहद पराशर व शास्त्र। ठीक है। और बीइंग अ बिगनर आपको बता दूं कि बीपीएचएस की बहुत सारी कमेंट्रीज हैं। पराशर ऋषि और मैत्रेयी के कन्वर्सेशन तो एक बार हुआ था, बट उसके ऊपर फिर बहुत से ऑथर्स लोगों ने बाद में कमेंट्री करी है, और हर कमेंट्री में वेरिएशन है ना, हर कमेंट्री में वेरिएशन हैं। उसका एग्जाम्पल ये गजकेसरी योग देख के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो एक बीपीएचएस है जो पंडित देवचंद झा जी की लिखी हुई बुक है, बहुत पुरानी बुक है, मिलती भी नहीं है आजकल ये। ठीक है, देवचंद झा, बीपीएचएस पराशरोरा के नाम से इनकी आती है बुक। ठीक है। तो उन्होंने इसका डेफिनेशन क्या लिखा है बीपीएचएस में, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने ट्रांसलेट किया है अवेलेबल श्लोका से, उन्होंने ये बोला कि गजकेसरी योग तब बनेगा जब चंद्रमा गुरु से केंद्र में आए। ठीक है। और साथ में वो किसी बेनिफिक प्लैनेट से एस्पेक्टेड रहे। ध्यान देना। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि केंद्र में तो चंद्रमा होना ही होना चाहिए, साथ में कोई शुभ ग्रह भी उसको दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है, अगर ये होता है और कोई भी ग्रह इनमें से डेबिलिटेशन मतलब नीच का नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, अगर ये कंडीशंस होती हैं और चंद्रमा जो है या गुरु जो है वो 6th हाउस में नहीं होना चाहिए, तब गजकेसरी योग होता है। ये बीपीएचएस का कमेंट्री में देवचंद झा जी की बुक में ये दिया है। क्लियर, बड़ा स्पष्ट है, क्लियर है। ऐसे ही क्लियरिटी के साथ डेफिनेशन ना हर बुक में है, बट मुझे पता नहीं फिर भी लोग वो एक्सेप्शन रूल्स को क्यों भूल जाते हैं। हमें सिर्फ एक ही डेफिनेशन पता है कि चंद्रमा केंद्र में होना चाहिए गुरु के, तो गजकेसरी योग, इसीलिए क्लासिक्स आप लोग को पढ़नी चाहिए, है ना, तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या है और हम क्या समझ रहे हैं इसमें। ठीक है। तो पहला मैंने आपको कमेंट्री बताया बीपीएचएस का, जिसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चंद्रमा केंद्र में होना चाहिए गुरु के, 6th हाउस में नहीं होना चाहिए, डेबिलिटेशन नहीं होना चाहिए, नीच अस्त नहीं होना चाहिए, और किसी शुभ ग्रह से एस्पेक्टेड होना चाहिए, तब गजकेसरी योग बने। अब देखिए, अब ये कंडीशंस लगाने के बाद थोड़ा सा नैरो डाउन हो गया सिचुएशन आपको, है ना। अब इस कुंडली में शुभ ग्रह से दृष्टि चंद्रमा पे है, नहीं है, अभी ये तो रूल फेल हो गया। ठीक, चलिए ठीक है, ये तो हो गया बीपीएचएस का पहला वर्जन। ठीक है, एक और बीपीएचएस का वर्जन है सीताराम झा, ये बुक मिलती है, चौखंबा पब्लिकेशन की बुक आती है। इन ये जो ऑथर है जिन्होंने कमेंट्री करी है बीपीएचएस पे, इन्होंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि चंद्रमा जो है वो नीच और अस्त नहीं होना चाहिए, और उन्होंने एक लाइन और ऐड किया कि शत्रु राशि में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओनली ओनली मून। ओनली मून, है ना, शत्रु राशि में भी नहीं होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, तो गजकेसरी योग होता है। ठीक है, दो वेरिएशंस दिख गई आपको, एक बीपीएचएस ही है सेम, अलग अलग कमेंटेटर्स हैं, ये अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। पहले वाले में उन्होंने एक चीज ऐड उसमें था कि 6th हाउस में नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर सीताराम झा जी ने 6th हाउस का जिक्र नहीं किया है। ठीक। सर हाँ, सर, ग्रह में, ग्रह के अंदर शत्रु और मित्र रहते हैं,
तो राशि भी शत्रु मित्र रहते हैं। शत्रु राशि का मतलब हो गया जैसे चंद्रमा यहाँ पर शनि की राशि में है हाँ ना, तो शनि चंद्रमा का रिलेशन हमें पता है जी सर। वैसे, है ना, वो शत्रु है तो ये शत्रु राशि में रहे। जी ठीक है, तो ये था। तो दो चंद्रमा डेफिनेशन का में, जो शत्रु हाँ, ग्रह है उसका जो राशि चंद्रमा में। का, हाँ, चंद्रमा का साथ दो शत्रुता रहेगा उनका। ठीक है, जी सर। ठीक है। एक और बीपीएचएस है, ये भी आपकी चौखंबा पब्लिकेशन में आती है, अच्छी बुक है। इनके कमेंटेटर हैं पंडित गणेश दत्त पाठक, है ना, जीडी पाठक। इनकी ये भी बीपीएचएस आती है। ठीक है, तो इन्होंने भी ये सेम श्लोक का इंटरप्रिटेशन, इनके इसमें क्या है कि सिर्फ चंद्रमा गुरु से केंद्र में होना चाहिए, और साथ साथ में बुध शुक्र और गुरु, ये तीनों के तीनों ग्रह ना चंद्रमा को आस्पेक्ट करते हुए होने चाहिए। ठीक है, और बाकी रूल सेम है, कंबस्ट नहीं होना चाहिए और डेबिलिटेशन नहीं होना चाहिए। अब ये रूल कितना चेंज हो गया समझ में आया आपको डेफिनेशन में? इन्होंने बोला कि बुध और शुक्र चंद्रमा को देखते हुए होना चाहिए। ठीक है, इससे इससे पहले से पहले वाले कमेंटेटर ने बोला कि बेनिफिक ग्रह देखें चंद्रमा को। ठीक है, दूसरे वालों ने ऐसा कुछ रूल नहीं दिया था, बस बोला कि चतुर राशि में ना हो, एड ऑन ये था। अभी तीसरे कमेंटेटर गणेश दत्त पाठक जी ने बोल दिया इसमें कि बुध शुक्र के साथ साथ गुरु भी एस्पेक्ट करना चाहिए। अब गुरु एस्पेक्ट कैसे करेगा? वन गुरु जब वो सेवेंथ में होगा तभी। नहीं, अगर 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 फिफ्थ में रहा, फिफ्थ एस्पेक्ट लोगे तो फिर मर्क्यूरी और वीनस कैसे करेंगे एस्पेक्ट? सबके सब साथ में करने चाहिए। ठीक है, अब और थोड़ा सा ये टफ हो गया, अब ये लागू हो गया। तो सर जो पहले आप बोले थे कि गुरु से 10वीं घर में होना चाहिए, तब तो हाँ, नहीं सर, वो 7th एस्पेक्ट में। नहीं, ये तो मैं आपको चीजें एक एक करके बता रहा हूँ ना। तो पहले डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन तो जो सब लोग यूज करते हैं, है ना। अब जो मैं आपको तीन वेरिएशन बता दिए इसी योग में, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें हैं हमारी बुक में दी हुई, हम इसको नहीं पढ़ते हैं, है ना। जस्ट आपको मैं आपको बाद में बताऊंगा हमें करना क्या है, मैं वो रूल भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये तीन कमेंट्रीज का ये रिजल्ट। ठीक है, एक और बीपीएचएस आती है, सबसे ओल्डेस्ट बीपीएचएस है अभी की हमारे पास अवेलेबल, वेंकटेश्वर प्रेस से ये पब्लिश होती है, मुंबई। ठीक है, ये भी आजकल रेयरली अवेलेबल है, अभी है, आप लोग परचेस करना हो कर लेना, कुछ टाइम के बाद नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या है कि जुपिटर मून केंद्र में होने चाहिए। ठीक है, और बुध का एस्पेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ बुध के बारे में जिक्र किया, सर ये मतलब एस्पेक्ट मून के ऊपर या मून के ऊपर, मून के ऊपर। ओके। जितने भी ये सारे कमेंटेटर्स है ना, ये मून को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट मून है ना। तो मून पे एस्पेक्ट की बात हो रही है हर जगह पे, राइट। जितना भी एस्पेक्ट का बात हो रहा है सब सर मून के ऊपर। मून के ऊपर। ठीक है, और दूसरा कि गुरु और चंद्रमा जो है, इनमें से कोई भी अस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डेबिलिटेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बुध एस्पेक्ट कर रहा है तो बुध भी अस्त और डेबिलिटेशन में नहीं होना चाहिए। शुक्र एस्पेक्ट कर रहा है तो वो भी बुध, वो भी अस्त और डेबिलिटेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और बीपीएचएस है जो आप लोग के पास होगी, ये आजकल लोग पढ़ते हैं इसको। ये है सुरेश चंद्र मिश्र की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों आती है इनकी। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला कि जुपिटर चंद्रमा केंद्र में होने चाहिए, और सेम टाइम पे बुध और शुक्र, है ना, चंद्रमा से केंद्र में हो या उसको एस्पेक्ट करते हो या उसके साथ में हो। ठीक है, या इन्होंने एक और चीज इन्होंने और ऐड किया कि वो बुध और शुक्र जो है वो चाहे तो केंद्र में हो जाए चंद्रमा के साथ, या उसको एस्पेक्ट करें या उसके साथ में हो, तो भी गजकेसरी योग होगा। क्लियर?
एक आर शांतानम की बुक आती है इंग्लिश में, ठीक है, ये भी आजकल पॉपुलर है, सब बच्चे यही पढ़ते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 दो वॉल्यूम्स में आती है, तो आर शांतानम जी का बुक का नाम सुन के वो लोग लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो सिर्फ पार्ट 1 ही है जो आर शांतानम जी ने लिखी है, पार्ट 2 किसी और ने लिखी थी, कि बट वो उनके नाम से ही पब्लिश होती है। ठीक, तो उसमें जो इसकी डेफिनेशन है वो ये बोलते हैं कि गजकेसरी योग चंद्रमा और गुरु केंद्र में हो, ठीक है, और बुध उसको एस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी तक के सारे कमेंट्रीज में ये आया कि बुध का एस्पेक्ट होना है, यहाँ बोले कि नहीं होना है, ठीक। ये सब एक ही टेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग बीपीएचएस का ही बस, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, इसमें और भी बहुत कुछ चीजें हैं, मैं और कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसमें नहीं जाते हैं। एक जातक पारिजात है, बीपीएचएस को छोड़ते हैं, दूसरी इसमें आते हैं, जातक पारिजात, ठीक है, ये भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये भी क्लासिकल बुक है। तो इसमें डेफिनेशन जो दिया, ये एक्चुअली डेफिनेशन ना दो अलग अलग डेफिनेशन हैं गजकेसरी के, और दो दो पार्ट्स में दिया है ये श्लोक, ठीक है। इसको जब पढ़ेगो तो इसमें आपको जो पहला जो लाइन है वो ये बोलता है कि जुपिटर से केंद्र में चंद्रमा होगा, क्लियर। दूसरा जो इसका लाइन है ये बोलता है कि गजकेसरी योग तभी बनेगा जब मून कंबस ना हो और वो शुक्र गुरु और बुध से एस्पेक्ट उनका होना चाहिए। अब यहां उन्होंने दोबारा एस्पेक्ट की बात करी है, ठीक। फल दीपिका, मंत्रेश्वर फल दीपिका, एक और क्लासिकल बुक, इसमें गजकेसरी योग के नाम से कोई योग नहीं दिया है, ठीक है, बट सिमिलर डेफिनेशन मिलता है इसमें। एक योग के बारे में बात हो रही है, उस योग में बोलते हैं कि बहुत पावरफुल राजयोग है, उस राजयोग में चंद्रमा गुरु केंद्र में होंगे और वो शुक्र से एस्पेक्टेड होंगे। अगर ऐसा सिचुएशन बनती है कुंडली में तो बहुत पावरफुल राजयोग देता है। इन्होंने कोई नाम नहीं दिया, बट डेफिनेशन वही है, ठीक। ये मैंने आपको ना कुछ क्लासिकल बुक्स बताए हैं, बीपीटीएस के 2-3 वेरिएशंस बताए, बीपीटीएस के थे 12 वेरिएशंस हैं मेरे पास, सब में अलग 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 है। अब पॉइंट आता है कि हम फॉलो क्या करें अब, ठीक है। एक ही योगों की इतनी सारी डेफिनेशंस दे दी, आप किसको फॉलो करोगे? आप बोलोगे नहीं पराशर सबसे पुराने ऋषि हैं, उनको मानते हैं, अब उनको भी कैसे मानोगे? उन्हीं की कमेंट्रीज में तो 4 वेरिएशंस हैं, तो किसको सही माना जाए? तो फिर हम बच्चों को लगता है कि सबसे आसान है, ऋषियों को छोड़ते हैं, जो सबसे अच्छा बोलने वाला जो टीचर हो या ऑथर हो, जिसकी सबसे ज्यादा बुक्स बिकती हो, उनका पढ़ लो। अब उन्होंने कौन से बीपीएचएस से लिख रहे हैं ये तो पता नहीं ना हमें, ठीक है। तो जब भी आपके सामने देखो ऐसी सिचुएशन ना बार बार आएगी, और हर बार आएगी, हर एक रूल के लिए आएगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अभी ऐसी सिचुएशन में फंस नहीं रहे हो, क्योंकि दिमाग नहीं लगाते हैं ना, हमें डाइजेस्टेड मटेरियल मिल रहा है आपको, तो वो चल रहा है कहानी। पर जब खुद करोगे जब, तब समझ में आएगा कि कितनी दिक्कतें हैं इसके अंदर। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो करना क्या है, ये लोग आपको, आप समझो इस बात को जो काम की बात है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ना क्लियरिफाई करता हूँ, एक तो इसका डेफिनेशन आप समझो कि जो ये नाम दिया गया है गज केसरी योग, इसमें दो शब्द हैं, गज और केसरी, ये दो एनिमल्स हैं, है ना। गज हो गया एलिफेंट और लॉयन हो गया आपका केसरी, ये दो जो एनिमल्स के नाम है ना, ये बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी नेचर वाले हैं। एक second। हाँ, मैंने बताया गज और केसरी है ना, ये दो बड़े कॉन्ट्रोडिक्टरी नेचर वाले ये प्राणी है ये, है ना।
जहां हमें दिखता है कि लॉयन कितना पेशेंस रखने वाला वो है ना, प्राणी। बड़ा शांत रहता है, पेशेंस रखता है। लॉयन उतना ही एग्रेसिव है। ठीक। और ये दोनों कभी भी ना एक दूसरे से उलझते नहीं है, जितना हो सकता है उतना बचते हैं जंगल में। ठीक। अपोजिट नेचर के हैं, बट उलझन कम है। एलिफेंट सबसे बिगेस्ट एनिमल है, वहीं जो लायन दिखता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। एक बड़ा क्विक है, दूसरा बड़ा एनर्जेटिक है, एलिफेंट। है ना? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको इन दोनों चीजों में मिलेंगे। एलिफेंट हम लोग बोलते हैं ना कि बुद्धि का कारक है, गणेश जी। है ना? और लॉयन वहीं पर स्ट्रेंथ का कारक। तो जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग होता है, उसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज रहती है, और ऐसा ही आदमी रूलर बनता है ना, जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज मिले। इसलिए इस योग का इतना इंपॉर्टेंस है, और ये हर किसी में ये चीज नहीं संभव है। तो ऑब्वियस सी बात है, तभी इतने सारे इसमें एक्सेप्शंस लग रहे हैं इसके अंदर। अब जो रूल आप लोग को फॉलो करना है ना, वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। चाहो तो अभी आप लिख लो इसको, ये मैं नोट्स के फॉर्मेट में भी आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। ये वीडियो चल रहा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना इसको। मैं हिंदी में एक बार बता दूंगा, मैं आपको ये रिटर्न में भी ये प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। ये रूल्स मैं गजकेसरी के लिए बता रहा हूँ, बट इसका जो बेस आप समझोगे तो ये लगभग सारे योगों रूल्स के लिए लगता है। ठीक है। ये बीपीएचएस, जातक पारिजात, फलदीपिका, और एक और है आपका कुमार स्वामियम। ठीक है, साउथ का एक लिटरेचर है। इन सबको मैं कंबाइन करके मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूँ इस योग का, कि कैसे ये लगेगा। ठीक है, ध्यान से इसको समझिए। कि पहला रूल हमें पता है कि जुपिटर और मून केंद्र में होने चाहिए। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। वीनस, शुक्र जो है वो चंद्रमा को आस्पेक्ट करता हुआ होना चाहिए, जरूरी है। जो एक रूल पढ़ा था ना मैं, एक बीपीएचएस के वेरिएशन में, सबसे पहले वाले में, कि शुभ ग्रह का आस्पेक्ट होना जरूरी है। तो शुभ ग्रह में यहां पर सिर्फ शुक्र आएगा, बुध नहीं आएगा। ठीक है। जो आर शांतनम वाला जो वर्जन है कमेंट्री का, उसमें उन्होंने लिखा है कि बुध एस्पेक्ट करता हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक एक साउथ की एक और बीपीएचएस वर्जन है, सीजे सीजे राजन की, उसमें भी सेम चीज लिखी हुई है। उसका कारण ये था लिखने का कि बुध का एस्पेक्ट नहीं होना, कि बुध और चंद्रमा शत्रु माने जाते हैं। ठीक है। तो नियम, बेसिक नियम तो उन्होंने लिख दिया रूल में कि बेनिफिक एस्पेक्ट होना चाहिए, बट बेनिफिक का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि एनिमी हो। ठीक है, सैद्धांतिक एनिमी। ऐसे शुक्र और चंद्रमा भी बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है, बट ये एनिमिटी और बुध के एनिमिटी में दोनों में फर्क है। ठीक है। तो यहाँ पर शुक्र का एस्पेक्ट होना कंपलसरी है, बट बुध का एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। ये दोनों रूल लागू होंगे। ठीक है। पहला रूल केंद्र में होगा चंद्रमा और गुरु। दूसरा रूल, शुक्र का एस्पेक्ट होना चाहिए, मरकरी का नहीं होना चाहिए। तीसरा, चंद्रमा और गुरु दोनों डेबिलिटेशन में नहीं होने चाहिए, नीच के। ठीक। चौथा, गुरु और शुक्र दोनों अस्त नहीं होने चाहिए। ठीक है। अभी ये जो मैं पांचवा रूल बता रहा हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये कुमार स्वामियम में ये रूल दिया हुआ है। ठीक है। दो और टेक्स्ट में भी दिया है, बट वो टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसका नाम लेके कोई फायदा नहीं है, आपको मिलेगा भी नहीं। बट कुमार स्वामियम एटलीस्ट अवेलेबल है। हिंदी में ट्रांसलेटेड नहीं है, वो एक अलग बात है, बट एग्जिस्ट करती है ये। ठीक है। इसी का रेफरेंस लेके बहुत लोगों ने बीपीएचएस में रूल्स दिए।
ये फिफ्थ रूल ये बोलता है कि चंद्रमा और जो गुरु हैं वो दोनों अपने नक्षत्र में हो या एक दूसरे के नक्षत्र में हो, है ना, या अपने ही नक्षत्र में हो या दोनों एक ही नक्षत्र में हो। ठीक है, ये नक्षत्र का भी इसमें रोल आ गया। तो गजकेसरी योग बनेगा। ये 5 रूल हैं इसके लिए। ठीक है, अबे पांचों के पांचों नियम लगने चाहिए इसमें, तभी ये योग काम करेगा ही, है ना। सिर्फ एक दूसरे के साथ केंद्र में होने से योग बनता है ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो रूल मैंने आपको 5 बताया ना, ये आपको देख के लग रहा हो खाली गजकेसरी के लिए, बट अब थोड़ा सोचो इस बारे में। इस पांचों रूल में ना ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये बहुत बेसिक्स हैं सभी। सॉरी सर। हाँ, सर कोई भी एक मतलब कोई भी दूसरा नक्षत्र, राइट? एक तो आपने बताया खुद का, एक एक दूसरे एक में दूसरे से के, मतलब एक दूसरे एक्सचेंज, के एक्सचेंज। और एक आपने बताया कोई भी एक, यानी तीसरा कोई भी एक, राइट सर? तीसरा कोई व्यक्ति नहीं, जैसे चंद्रमा के ही जैसे रोहिणी नक्षत्र है ना, जी। तो रोहिणी में ही गुरु और वो रहे, या ओके, चंद्रमा का, सॉरी, एक चंद्रमा के 3 नक्षत्र है ना, जी। तो तीनों में से चंद्रमा के किसी 3 नक्षत्र में से कोई एक नक्षत्र में गुरु है, दूसरे में चंद्रमा है, ऐसे। ठीक। ठीक है, कोई भी रूल लागू हो जाए। तो कहने का मतलब आप पूरा इसको अगर आप देखो इस पूरे मॉडल को, तो क्या समझ में आया कि ग्रह एक तो नीच में नहीं होने चाहिए तो राजयोग नहीं फलित होते। ठीक है, ये इसके लिए नहीं, ये सभी राजयोग के लिए है। ग्रह अस्त में नहीं होने चाहिए। जो भी राजयोग में जो पार्टिसिपेट करेंगे ग्रह, अब जितने भी राजयोग आप पढ़ोगे ना, उसमें कोई भी 2 ग्रह मेजर होंगे, 2 या 3 ग्रह, है ना, तो वो कभी भी अस्त नहीं होने चाहिए, कभी भी नीच में नहीं होने चाहिए, कभी भी वो शत्रु द्वारा पीड़ित नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब एफ्लिक्शन में ना हो किसी भी तरीके के। ठीक, और सर बेनिफिक ग्रहों से जितनी उनको स्ट्रेंथ मिले ना, वो राजयोग उतना ज्यादा प्रबल होता है। ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं, ये बेसिक्स हैं ज्योतिष के, ये चीज लागू करनी है बस हमको। कोई उसमें कोई नया नियम नहीं है। अब ये नियम अगर आप लागू करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा जितने ये जो कॉमन कॉमन से राजयोग दिखाई पड़ते हैं ना हमको, जो लगते हैं कि बड़े कॉमन से सब में लागू हो रहे हैं, वो सब में नहीं लागू होंगे फिर। है ना, सर आपको शत्रु एस्पेक्ट से बचाने हैं, शत्रु दृष्टि से, डेबिलिटेशन से, कंबशन से, ये सब रूल करते करते वो ये योग ऑटोमेटिकली वो रेयर हो जाएगा। सर डेबिलिटेशन भंग हो जाता है जैसे कभी कभी। हाँ, वो नीच भंग राजयोग वो अलग होते हैं, वो मैं कराऊंगा। अच्छा, वो इसमें इसमें कंसिडर नहीं करना है हाँ, वो इसमें नहीं, वो उसका एक अलग तरीके से भंग होता है वो। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि हर राजयोग का अपना एक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन पहले हम सुनेंगे। वो डेफिनेशन से आपको क्या समझना है, उसकी, वो राजयोग क्या करेगा ये तो आपको नाम बता देगा। पारिजात योग, नाम नाम सुना है किसी ने पारिजात योग? नहीं सुना? गज केसरी योग जो हम बोलते हैं ना, इसमें अगर चलो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, पारिजात योग क्या करता है, इसका इसका रिजल्ट क्या होता है? नहीं पता कुछ? पारिजात है क्या ये तो पता होगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर सब लोग, है ना। देखो, हाँ हाँ, गुलशन जी कुछ कह रहे थे आप। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात कहते हैं। नहीं नहीं, वो तो कहते हैं, बट इससे होगा कैसे ये, हाँ, नहीं वो नहीं पता। है ना। हाँ, पारिजात ना शीतलता देता है ना, वो शांत, उसकी जो खुशबू होती है ना उस फूल की, वो अनोखी होती है ना। तो उसके इम्पोर्ट वो आदमी, उसके अंदर पारिजात के गुण आ जाते हैं,
है ना। कोई भी उस पर्सन के नजदीक जाता है तो बड़ा शांति, उसको बड़ा सेटिस्फेक्शन, उसको लगता है कि ये आदमी फुलफिल्ड आदमी है। वो जिसके साथ रहता है उसके काम बनने लगते हैं। ऐसे बहुत और फायदे होते हैं। उसको उसकी अपनी डेफिनेशन है अलग ही ज्योतिष में कि किन किन ग्रह योग से बनते हैं। आपने नाम पढ़ा, उस नाम के मतलब को समझो, फिर देखो कि क्लासिकल बुक में उस डेफिनेशन की क्या तारीफ करी गई है ना। दोनों को समझो। फिर देखो कि उस पर्टिकुलर योग कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से ग्रह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे गज केसरी में हमने पढ़ा गुरु और चंद्रमा। जब आपको वो ग्रह पकड़ में आ गए, अब फटाफट आपके मन में कैलकुलेशन को, हर बार एक्सेप्शन रूल्स आपको एक जगह नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको 5-6 बुक के रेफरेंसेस आपको दे रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ी है तब हमें पता है, ठीक है। बट हर बार आपको ऐसे रेफरेंसेस आपको नहीं मिलने वाले, ना इतनी मेहनत करने वाले हो। तरीका क्या है? वो दो ग्रह आपने पकड़े, उस दो ग्रहों को आपको एफ्लिक्शन से बचाना है, ठीक है। जिस जिस तरीके से एफ्लिक्शंस आपको पता है कि यहाँ पर कुंडली में हो सकता है, वो सारे रूल्स आपको लगाना है, ठीक है। अब वो जो दो ग्रहों के एनिमी ग्रह ग्रह भी होंगे, उनसे देखना है कि उनसे अफेक्टेड ना हो, कम बस ना हो, नीच के ना हो। यही तो रूल्स हैं, यही एक्सेप्शन बन जाते हैं। तो इसमें इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बिल्कुल हम आउट ऑफ द बॉक्स आदम सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो बेसिक्स अभी तक आपने पढ़ी है ना, वही बेसिक्स यहाँ भी लग रहे हैं। प्रॉब्लम इतना है कि हमको वो हैबिट नहीं है कि जब भी हम लोग कोई रूल पढ़ते हैं तो हम बेसिक्स यूज कर नहीं करते उसमें हम लोग। फिर वो गलती करते रहते हैं, वो गलतियां चलती रहेंगी सदियों तक ऐसे ही। फिर कोई बोल देगा बेसिक्स तो फिर लगता है कि ये आउट ऑफ लीग बात कर रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए योग आपको समझना है, उसके नाम को समझो, उसके बेनिफिट्स को समझो। अलग सेकेंड पार्ट में कौन से ग्रह उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन ग्रहों को नोट करो, उन ग्रहों की एफ्लिक्शन चेक करो चार्ट में। वो हर एफ्लिक्शन से बच जाता, वही एक्सेप्शन रूल्स होते हैं। वो बच गए तो वो राजयोग अब लगेगा इस चार्ट में। जब इस सिस्टम चलोगे तो आप देखोगे कि आपके पास जो कुंडली आ रही है किसी में राजयोग नहीं लग रहा, और जिनमें लग रहा होगा वो सच में उसके बेनिफिट भी उसको मिलेंगे पर, ठीक। कुछ राजयोग होते हैं जिसमें गोचर के नियम काम करेंगे, तो गोचर के बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिक्स, तभी वो राजयोग आप समझ पाओगे। आप तो गोचर पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ होगा, मैं बताऊंगा आपको। पर फिलहाल ये नियम सारे समझ में आए। इसमें कोई भी ऐसा नियम जो आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा टफ है या नहीं समझ में आया? मैं आपसे, सर हाँ। सर प्लैनेट प्लेसमेंट को भी एफिक्शन लेंगे शत्रु के घर में? हाँ, तो वो क्या तो उस हमने बोला ना कि शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए। वो तो रूल तो है ही है ना। अच्छा, मैं इसमें आपसे ये भी नहीं बोल सकता कि एक दो चार्ट गजकेसरी योग के ढूंढ के ले आओ, मिलेंगे भी नहीं आपको, है ना। तो रेयर है योग, आसान नहीं है। तो ऐसे सारे योग आपको ऐसी रेयरिटी के साथ ही रहेंगे। तो सर रुचि त्रिक जी, स्थान में नहीं हाँ, बनेंगे फिर ये जॉब, त्रिक स्थान में 6, 8, 12 में नहीं बनेंगे, एब्सोल्यूट हो बन जाएंगे? सकते हैं, नहीं बन सकते हैं वहां भी। जो फाइनल नियम आपको बताया हमने, वहां पर हमने 6-8-12 का कोई नियम नहीं बताया, है ना। जी जी जी। तो इसका मतलब है कि 6-8-12 में भी बन सकता है। कारण ये है कि 6-8-12 से नेगेटिविटी नहीं आती कभी भी, है ना। नेगेटिविटी तो उसके अंदर बैठी हुई जो राशियां हैं उससे वो ग्रह बताता है ना कि आप मुझे कैसे परफॉर्म करना राइट। है कि नहीं। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। सर अगर जैसे जुपिटर एग्जॉल्टेड है, हम्म। उसका डिस्पोजिटर मून हो गया, हम्म। और जुपिटर को शुक्र देख रहा है, हम्म। तो क्या हम ये लेके चलेंगे कि मून को भी देख रहा है या नहीं? नहीं, जो वीनस जो है, शुक्र, हाँ है जी। ना, वो चंद्रमा को देखना चाहिए। रूल ओके। ये है, ये कंपलसरी रूल है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ओके। गुरु को देखता नहीं देखता अलग बात है, उससे कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ता। एग्जॉल्टेड जुपिटर है ना सर, हाँ, मून तो उसका, कोई नहीं मून मून, उसका डिस्पोजिटर हो गया ना। हाँ, तो अगर बट उस टाइम पे अगर शुक्र देख रहा है उसको, जुपिटर को,
हाँ ठीक है, तो उसको आप मून के ऊपर भी उसका एस्पेक्ट होगा ये तो नहीं मान सकते हम। Yeah. इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली भी नहीं, राजयोग इनडायरेक्टली नहीं बनेंगे ना, तो ओके, बनेगा, या तो बनेगा तो राजा बनेगा, इनडायरेक्ट राजा थोड़ी बन जाता मिनिस्टर बन है। सकता है सर। छोटे मोटा काम कुछ बन जाए ऐसा हो जाएगा हाँ ना, सर, राइट बड़ा सर। प्रॉपर ये गजकेसरी योग के उसमें डेफिनेशन में नहीं आएंगे। नहीं आया, राइट सर, थैंक यू सर। ठीक है, इस पे भी लिखो आर्टिकल एक, ठीक, एक कॉमन वो हो जाएगा, ये सारे रूल्स कंपाइल हो जाएंगे एक तरीके से आपके। सर हाँ सर अगर जुपिटर मरकरी के हाउस में बैठा हो, जो घर होता है हाउस, जैसे थर्ड हाउस में बैठ गया या सिक्स हाउस में बैठ गया या राहु के साथ बैठ गया या राहु का एक्सपेक्ट मून पर या जुपिटर पे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा? हाँ, कैंसिल हो जाएगा। देखो, जुपिटर अगर बुध के हाउस में बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बुध के साइन में बैठ रहा है तो हाउस में नहीं, हाउस नहीं होता कोई ग्रह का। नहीं सर, जैसे हाँ, थर्ड हाउस हम मरकरी का मानते हैं, सिक्स हाउस हम मरकरी का मानते हैं, जैसे 11th हाउस सैटर्न का हो गया, 10th नहीं हाउस। नहीं नहीं, ऐसा 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 हम क्यों मानते हैं, ऐसा तो नहीं मानते हम। ओ, ऐसा नहीं मानते हैं। ऐसा ऐसा तो आप मानते होंगे ना, ऐसा नहीं होता। तो थर्ड थर्ड हाउस किसी ग्रह का नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें दो चीजें हैं, किसी कोई भाव जो होता है ना वो किसी ग्रह का नहीं होता, बट उस भाव के कारक ग्रह होते हैं, दोनों में फर्क है, ठीक है। जैसे लग्न तो है, जैसे फिफ्थ हाउस सूर्य का होता है, नहीं, फिफ्थ हाउस सूर्य का नहीं नहीं होता मानते? ना, जुपिटर फर्स्ट वो हाउस। फिफ्थ हाउस का कारक जुपिटर है, फर्स्ट हाउस का कारक है सूर्य। सूर्य। ओ, तो मैं इसमें कंफ्यूज। हाँ, वो ठीक है। कंफ्यूजन है। तो हाँ, देखो, हाउस जब आप हाउस की बात करोगे तो वहां से राशि हटा दो। प्रॉब्लम ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ एक ना, तो हमें एक्चुअली जब पढ़ाया जाता है हमें लगता है कि दोनों सिनोनिम्स हैं दोनों ही। राइट। ये मैंने कल की क्लास में ही बोला था एक। तो अभी अभी आपने क्या किया, आपको लगा कि जेमिनी साइन थर्ड हाउस, करेक्ट, क्योंकि हाँ, वो बाय डिफॉल्ट काल पुरुष कुंडली का है, तो हमने इसको असाइन कर दिया थर्ड हाउस मतलब बुध का ही है वो। ऐसा नहीं है। हाँ, पर वो मंगल कारक है भाई। हाँ, थर्ड हाउस का कारक मंगल होता है, तो क्योंकि सर करेज हाउस का कारक। कारक से जाते हैं। हाँ, हाउस कारक से जाने जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर गुरु जाके अगर ऐसे भाव में बैठ गया जिसका कारक है बुध, लाइक 10th हाउस या 7th हाउस, 7th हाउस का कारक बुध भी होता है ना, और आपका 4th हाउस का कारक भी बुध है, चंद्रमा भी है, मतलब मल्टीपल ग्रह भी होते हैं कारक, राइट। है ना, चंद्रमा भी है, बुध भी है। अब वहां पर अगर गुरु जाके बैठेगा तो वो एनिमी मानेंगे नहीं उसको, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक तो है। सर लगेगा फिर, मतलब फिर हाँ, ये वो लगेगा, राजयोग होगा था, अच्छा, ठीक होगा। बट फिर आपने एक चीज आपने और बोली कि वो राहु के साथ बैठा हो तो है। नहीं होगा, यस, तब नहीं फिर होगा। नहीं होगा, एक्सपेक्ट में भी नहीं होगा सर, राहु केतु का कोई 5-9 एक्सपेक्ट आ रहा हो नहीं तो भी नहीं नहीं होना होगा। चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए, ये छोटे छोटे नियम ऐसे है ना कि एक बार में ग्रास शायद आप ना कर पाओ, बट इसके बारे में आपको चिंतन करना है, सोचना है। आज आप सोचोगे, कल इम्प्लीमेंट करोगे ना, सर तभी वो चीज समझ में आएगी वो। सर एक बुध आदित्य योग के बारे में बताइए, और एक दारिद्र्य योग होता है। हाँ, बुधादित्य योग भी कर लेंगे, दरिद्र छोटा सा योग है वो भी कर लेंगे। सर अभी दारिद्र्य योग जो होता है वो क्या दो लोगों की जन्मपत्री में देखा जाता है, किसी एक की जन्मपत्री में ना हो दूसरे के में हो, जैसे हस्बैंड वाइफ की जन्मपत्री में देखा जाएगा, अगर एक में हो दूसरे में ना हो तो कैंसर माना जाता है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, दरिद्र अच्छा, किसी एक आदमी से भी तो आ सकता है ना। अच्छा, ये आप एक दो प्लीज ये वाले योग ये का। आज की क्लास में मैं खाली इतना ही ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पर ठीक। नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्या करेंगे, मैं इसमें एक्चुअली राजयोग, विपरीत राजयोग और आपका ये बुधादित्य योग, ये तीन ले रहा था। दारिद्र्य भी उसमें ऐड कर देंगे, छोटा सा योग, टाइम लगता नहीं है, वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर सारे कर लेंगे। नीच भंग भी बता। हाँ, नीच भंग तो होगा ना, जब हम राजयोग पढ़ेंगे, विपरीत राजयोग, नीच भंग उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक ये सारे एक सीरीज के योग हैं, तो यहाँ आपको एक चीज समझ में आई ना, ऑटोमेटिकली बाकी भी समझ में आता चला जाएगा। तो ये अलग अलग नहीं है। ये मैं स्पेशली इसके लिए एक क्लास में इसलिए करा है आज वाले उसमें, ताकि आपको समझ में आए कि ये नियम, जो एक्सेप्शंस नियम है, ये कोई स्पेसिफिक एक राज्यों के लिए नहीं बनते, ये बेसिक्स हैं सारी, ये सभी के लिए लागू है। सर हाँ,
सर जैसे ये वाला जो आपने योग कराया है, इसमें वीनस एक बहुत ही स्पेसिफिक उसका बर्थ है इसमें सर। जबकि अगर मैं सब बोलूँ तो जुपिटर के साथ भी वीनस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और मून के साथ भी अच्छा नहीं है, तो भी उसका एक स्पेशल इसमें काम है। तो सर जो भी बेनिफिक हाँ ग्रह जी, होने की वजह से इसका ओके, इम्पोर्टेंस चाहे है। उसकी वो भी एनिमिटी है चंद्रमा, उन दोनों से, हाँ चाहे उनकी दोनों से एनिमिटी है। हाँ एनिमिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेटलिस्टिक गेन, जो गेन्स चाहिए, जो डेफिनेशंस हैं गेन्स की, ठीक है, वो बेनिफिक ओ ग्रह वीनस देगा देगा, और शुक्र देगा। ओके ओके। ठीक तो है, सर जैसे मतलब बुधादित्य योग में चाहे सन का और बुध का वो एनिमी हो, लेकिन वो अपने आप में एक बेनिफिक प्लेनेट हो, तो हम उसको उसका एक्सपेक्ट अच्छा मानेंगे। अच्छा मानेंगे। तो सर बुधादित्य जैसे योग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अस्त होना, नहीं सर, एक बस। चीज मैं हाँ, पूछूं सर, जैसे इसमें और किसी बेनिफिक प्लेनेट का आपने नाम नहीं दिया, सिर्फ वीनस का नाम दिया, तो और कौन से हैं? वो हाँ जी, और इसके अलावा कौन बचा? मरकरी मरकरी बचा। मरकरी हमने लिया नहीं क्योंकि वो सैद्धांतिक तो लेवल पे हाँ, वो चंद्रमा का एनिमी हो गया। उसके अलावा तो बेनिफिक बचा कौन है इसमें? हाँ, तो सर चंद्रमा फिर एक ही है। चंद्रमा तो ऑलरेडी योग में पार्टिसिपेट कर ही रहा है। तो सर हर योग का अपना एक बेनिफिक प्लेनेट होता है। हाँ बिल्कुल होगा। तो मतलब ठीक है, तो आपको, आप ना हर योग को अपना कंप्लीट बेसिक लेवल पे सोचो आप। ठीक है, अच्छा, आप छोड़ दो कि आप ये भूल जाओ कि आप बहुत एडवांस चीजें पढ़ रहे हो कुछ आप। ओके, अभी आपने बुधादित्य योग का नाम लिया, ठीक है, आपको क्लास की जरूरत नहीं अलग से, मैं आपको अभी ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बुधादित्य योग नाम से समझ में आ रहा है, डेफिनेशन कुछ भी बोलता है वो छोड़ते हैं अभी, ठीक है। बुधादित्य योग नाम में क्या आ रहा है? बुध आ रहा है, आदित्य आ रहा है, मतलब कि गुरु है, तो सॉरी बुध है नहीं और सूर्य है। सन, हाँ जी, ठीक है, इस योग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये बुध और सूर्य हमेशा साथ ही रहते हैं। हम्म, ये तो कभी बुध सूर्य साथ नहीं है, हम्म, है ना? तो अब साथ में तो इसको राजयोग बोल दें क्या इसको, है ना? पर ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसे ये बोलने लगोगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। हम्म, तो बुधादित्य योग के लिए पहली बात तो कि सूर्य और बुध दोनों एफ्लिक्शन से अलग हो, और बुध हमेशा कंबस्ट होने के नजदीक रहता रहता है, उसके आसपास रहेगा तो कंबशन भी होता रहेगा, है ना? तो इसका मतलब कि अब यह डिग्री इंपॉर्टेंट हो गई। बुध की डिग्री पता होना चाहिए कब कब कंबस्ट होता है वो। उतना उतना डिग्री पे तो राजयोग बनेगा नहीं, ये बात तो तय हो गई। अब कंबशन के बाहर राजयोग बनने के चांसेस हैं, है ना? कंबशन के बाहर जाने का मतलब कि अब वो कहीं दूसरे साइन पे ना चले जाए, ये भी आपको देखना है। तो पॉसिबिलिटी अब थोड़ी कम होती जा रही है, समझ रहे हो बात आप, है ना? अब इसी चार्ट में अभी आप ये देखो कि यहाँ ये जे हो रहा क्या बोलता है, मंगल अस्त है, बुध अस्त नहीं है अभी इस कुंडली में। मतलब अभी भी स्कोप है बुधादित्य योग बनने का इस योग से। प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ मंगल बुध के साथ है, हाँ, yes, क्योंकि एटलीस्ट बुध तो परफॉर्म नहीं करने वाला, हम्म, नहीं बना। और जैसे ही ये मंगल कंबस से बाहर आएगा तब तक ये बुध कंबस में आ चुका होगा, तो कुल मिला के बनेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ इक्वेशन ऐसे बैठेगी कि ये बनना ही नहीं है। ये बनेगा बड़ी रेयर केस में, है ना? राहु का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ वो टांग अड़ाएगा, तो कुछ बुधादित्य योग आसान नहीं है बनना ही। दिखता हर बार है कि सबकी कुंडली में बनता है, मेरी कुंडली में भी शनि बैठा साथ में, ठीक है, पर डिग्री वाइज थोड़ा दूर हो गए। तो फिर एक पॉसिबिलिटी मन में जगता है कि नहीं, तब कुछ तो है मेरे अंदर। फिर बाद में पता लगता है कि कोई मेलेफिक ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है, केतु, वो खत्म हो गया फिर। तो ऐसे बेसिक्स वही हैं जो अभी तक आपने पढ़े हैं, है ना? वो डेफिनेशन, वो ग्रह पार्टिसिपेशन को देखो, बस, और कुछ नहीं करना। अभी गज के इसमें बोधादित्य में ऐसा केंद्र और त्रिकोण का चक्कर तो नहीं है ना? वो सिंपल डेफिनेशन है, दोनों साथ में होने चाहिए। बट ये ऋषि ने तो लिख दिया दोनों साथ में होना चाहिए, और हर बार आपको बेसिक नहीं बताएगा ना कि दोनों साथ में हो। बट ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना कि वो अस्त नहीं होना चाहिए, वो नीच का नहीं होना चाहिए, शत्रु में नहीं होना चाहिए, है ना? एस्पेक्टेड, ये हर बार नहीं बताएंगे आपको, वरना फिर तो ग्रंथ और लंबा होता जाएगा।
अंडरस्टूड है ये, है ना। हाँ, बट ये जो विपरीत राजयोग हो गया दूसरा, वो आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि वो थोड़े से ना, वो उसकी फंक्शनलिटी अलग है। बाकी बुधादित्य ये सब सेम से ही है, ये फर्क नहीं है इनमें कुछ ज्यादा। ओके सर। ठीक है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था बीच में। सर जुपिटर का जैसे इन्होंने पूछा कि 5th हाउस, तो सर जुपिटर अगर 5th हाउस में खुद के साइन में हो या मित्र के साइन में हो तो बोल सकते हैं कि जुपिटर स्ट्रांग है, राइट सर? हाँ, लेकिन जुपिटर का 5th हाउस है ऐसा नहीं है, राइट? नहीं नहीं, जुपिटर जो है ना, 5th हाउस का कारक है, वो कारक है, ठीक। कारक है ना। जुपिटर 5th हाउस का कारक किसके लिए हो गया? एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए। ऐसे तो ना हर भाव के कारक ग्रह होते हैं, है ना। सर वो आपने कराया, वो राशियों, आपने हाँ, कराया, वो लेकिन सर राशियों को छोड़ क्वेश्चन के। ये है, सर क्वेश्चन ये है कि कभी कभी सर मीन कोई बुक्स में ऐसा लिखा है कि प्लैनेट ये प्लेसमेंट में स्ट्रांग है। हम्म तो सर लेट्स से जुपिटर अगर 5th हाउस में सूर्य के हम्म, साथ बैठा हुआ है और जी। सूर्य की ही राशि है, हम्म, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जुपिटर स्ट्रांग है? बोल सकते हैं ना सर? हाँ, बोल सकते हैं ना। लेकिन अगर उसे कोई और प्लैनेट अफ्लिक्ट कर रहा है तो सर वो कैंसिल हो जाता है, राइट सर? वो न्यूट्रल हो जाता है। तो वहां पर तो वो गुरु तो तब भी स्ट्रांग ही रहेगा, नो डाउट, है ना। ओके। बट वो जो ग्रह एस्पेक्ट कर रहा होगा ना, उस ग्रह से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी उस भाव के अंदर, वो स्पॉइल होती हैं, ओके, ठीक है सर। है ना। और दूसरा जो आपने अभी बोला ना कि कुछ ग्रह किसी भाव में होते हैं तो उनकी प्लेसमेंट की वजह से हम बोल देते हैं कि वो स्ट्रांग है। उसको जी एक शब्द बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग पोजिशनल स्ट्रेंथ, जी। है ना। स्थान बल, है ना। जैसे सूर्य 1st हाउस में बलवान जी होता है, शनि जी। 7th हाउस में बलवान होता है, ऐसे स्थान बल बोलते हैं उसको। मार्स 3rd हाउस। हाँ, जी। और एक और बल होता है, उसको बोलते हैं दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, डायरेक्शन। है ना। ये कुछ बल हैं, इसके लिए लोग तो मैं अलग से क्लास ले लूंगा, जो आपको असेसमेंट में आपकी हेल्प करेंगे देखने में कौन सा ग्रह में कितना स्ट्रेंथ है ना। तो कुछ ग्रह होते हैं जो रात्रि बली होते हैं, कुछ होते हैं दिग्बली होते हैं, दिन की बली। तो अगर आपका जन्म दिन में हुआ है तो कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स जो होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं। अगर आपका बर्थ अगर रात में हुआ तो कुछ पर्टिकुलर जो प्लैनेट होते हैं वो रात में स्ट्रेंथ गेन करते अब सर एक क्वेश्चन है हैं। हाँ सर, आपने एक बार स्ट्रेंथ कराया था, हाँ स्ट्रेंथ का परसेंटेज यहाँ पे आपने बताया था, ये दूसरे टैब में सर, बेसिक के साइड वाले टैब में। हाँ, वो स्ट्रेंथ तो के अंदर आता है, हाँ हाँ। जी। तो सर अभी यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि हम्म सूर्य की राशि में सूर्य के साथ में जुपिटर बैठा हुआ है 5th हम्म हाउस में, हम्म एफ्लिक्टेड भी है आपने बोला, वो फिर भी स्ट्रांग है, स्थान स्थान बल हो गया। तो सर हम लोग ये विमशोपाक यूज करें या हम लोग वो कैलकुलेट करें? नहीं नहीं, अभी अगर आप ये चार्ट आप देख के कर रहे हो फिर तो षटबल करोगे कैलकुलेट ना आप, ये वाला। ठीक है। ये विमशोपात, ये जो 10 वर्ग, ये सब जब जब डिविजनल चार्ट को कलेक्टिव जी जी जी, एनालिसिस उसके कर लिए। रहे हो वो, हाँ। ठीक है, ठीक है। खाली आपको D1 देख के बताना है, षटबल इज इनफ। ठीक है। तो सर शटबल इज इनफ फॉर प्लैनेट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, स्थान बल वगैरह ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी नहीं सर? नहीं, ठीक है। जो थैंक यू सर। षटबल के अंदर ना ये सब इनबिल्ट आ जाते हैं, है ना। रात्रि रात्रि बल है कि दिन बल है ना, कि पोजिशनल स्ट्रेंथ है, चेष्टा बल बोलते हैं, ग्रहों की स्पीड के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ निकलती है, तो वो सब चीजें ना षटबल में इनबिल्ट आती हैं, आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है बट सर। ये है कि मैं आपको ना इसका डिस्क्रिप्शन एक बार बता दूंगा कि षटबल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, है ना, कैसे हम देख रहे हैं, तो वो ठीक है क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। हर बार निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इनबिल्ट दे रहा है आपको सब चीजें। ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है। सर एक कंफ्यूजन ये हो गया, जैसे कहते हैं कि कारक अपने ही भाव में होता है, उस भाव को नुकसान पहुंचाता है उनका। कारक, तो कारक को अगर भावनाशाय बोलते हैं, ये जी ये मैं जी, ये मैं कराऊंगा अभी इसको भी। तो अगर स्ट्रॉन्ग जुपिटर अगर 5th में स्ट्रॉन्ग हो गया तो उस भाव को, 5th हाउस को नुकसान करेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, 5th हाउस पूरे को नुकसान नहीं करता, पर्टिकुलर एक कारक को वो नुकसान करेगा। ठीक है, वो क्या है वो डिटेल में बताऊंगा मैं आपको अभी।
ओके, थैंक ठीक यू। है। हाँ गुलशन जी, आपने हैंड रेस किया है। सर ये एक बार केंद्र अधिपति दोष ये एक बार समझाइएगा। देखो ये ऐसे नहीं, इसको एक बार नहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक ना इसको हो गया, इसके साथ एक और दो टॉपिक और आएंगे, ये सारे मैं एक साथ लूंगा इसको, ठीक है। क्योंकि अगर एक टॉपिक छेड़ा हमने ना तो बाकी दो में कंफ्यूजन बना रहेगा, मुझे पता है वो सारे एक साथ आएंगे। वो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं उसको हम लोग कवर करेंगे ग्रुप में, ठीक है सर। ठीक। देखो केंद्राधिपति दोष, और अभी उन्होंने कारको भार नाशाय बोला, ठीक, ये हो गया। और इसके अलावा दो टॉपिक ऐसे हैं जो रेट्रोगेशन से कनेक्टेड है ना, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही हैं, ये सारे हम लेंगे एक साथ। जो सर राजयोग वाले जो है उसका अगले सेशन में पूरा कंप्लीट करके खत्म करेंगे। उसके बाद ये जो आपने बेसिक्स अपने डाउट पूछे हैं ये ले लेंगे, तो एटलीस्ट हमारी ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम इवेंट्स वाला अपना काम शुरू करेंगे तसल्ली से। सर दारिद्र्य योग बताइए। हाँ दारिद्र्य योग करेंगे ना। ठीक है सर। हाँ दारिद्र्य योग हो जाएगा। और कोई आपको ऐसा योग लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो बता दीजिएगा, वो भी ले लेंगे, ठीक है। गुरु चंडाल ये सर आपने बताया था एक बार। है गुरु चंडाल ये सब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये तो इतना हाँ करने के सर। बाद, हाँ सर। ठीक है। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे योग निकल आएंगे जो थोड़ा सा आप भी सोचो, ठीक है। लक्ष्मी नारायण नेक्स्ट योग है। लक्ष्मी लक्ष्मी, नारायण योग। अच्छा ठीक है, लक्ष्मी नारायण योग भी है, और ऐसे लक्ष्मी योग भी है, नारायण योग भी, ये भी अलग अलग है, और एक मिला के। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, क्लास हमारी ओवर हो चुकी है बट मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ ये, ठीक है। कि सर जितने भी आप ये राजयोग देखते हो ना, ये राजयोग से जो आपको मिलती है चीजें, ये आप समझना कि ये ऐसी चीज नहीं है कि आपकी कुंडली में राजयोग है तो आपको बिना कुछ करे मिल रहा है चीज में, ऐसा नहीं है। वो राजयोग आपकी कुंडली में है ही इसलिए क्योंकि आपके जो कर्म चले आ रहे हैं पिछले जन्मों से ना, आपने वो कर्म किए थे जिसकी वजह से वो राजयोग आपको मिल रहा है, वो आपकी जर्नी बताता है। तो जितने भी आपको राजयोग दिखते हैं, गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग, ये योग पता कब, ये बड़ा रेयर योग होता है, ये भी ऐसा नहीं कि हर किसी कुंडली में आपको मिल जाएगा, वो टॉप मोस्ट क्वालिटी का योग है। आपने समुद्र मंथन का नाम सुना होगा, ठीक है। उसमें कितने रत्न निकलते हैं, कितने रत्न निकले थे, किसी को याद 14। है? हैं? 14 14। 14 थे, 14 रत्न। ये 14 रत्न की प्रॉपर्टी से मिलते जुलते नाम है सारे आपके राजयोग, ठीक है। अमृत, धनवंतरी अमृत कलश लेके निकले, उससे पहले लक्ष्मी निकलती है, और यही वो लक्ष्मी नारायण योग है, ठीक है। जितने भी आप राजयोग देखोगे ना, वो सब आपके समुद्र मंथन से निकले हुए वो रत्नों से पारिजात योग बोलते हैं, ये भी समुद्र मंथन का पार्ट था ये। पारिजात, कल्प वृक्ष, और क्या, शारंग धनुष, धनु। है ना। तो धेनु भाई। हाँ, कामधेनु, कामधेनु। कामधेनु है ना। तो ये जब तक आपको समुद्र मंथन का मतलब नहीं समझ में आएगा ना, आप राजयोग नहीं समझ पाओगे आप लोग। आपको लगता है राजयोग बड़ा मेटलिस्टिक चीजें हैं, राजयोग हो गया तो हम अचीव कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इतने भी ये जो 14 रत्न थे ना, इसमें जो काम का रत्न है वो सिर्फ दो ही रत्न है, एक लक्ष्मी और एक अमृत। उसको छोड़कर जितने बाकी है ना, वो रत्न इसलिए बने थे ताकि आपको हर बार आपको वो ना वो पहले वाले रत्न में डाला जाए। पहला रत्न कौन सा था? जो विष्णु। सब, हाँ, कालकूट विष, कालकूट विष बोलते हैं विष्णु। उसे, काल विष्णु। हलाहल विष, जो भगवान शिव ने पिया था, वो पहला रत्न, उसको रत्न जरूर। बोला जाता, क्यों? और एक से ले, दो से लेके जो 12 रत्न है पूरे, ये सारे रत्न हैं, अगर इसमें आप फंस गए दोबारा आप कालकूट में ही जाओगे आप। जब तक ये प्रोसेस आपको नहीं समझ में आएगा ना, ये राजयोग नहीं समझ पाओगे कब घटित होने आपके चार्ट में। ये पूरा प्रोसेस है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन तो एक स्टोरी की तरह डिपिक्शन है, बट ये एक जर्नी है ये। आप कोई भी जीवन में कुछ भी साधना करते हो, आप स्पिरिचुअल साधना कर रहे हो, कुछ मेटलिस्टिक साधना, कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो जीवन में ना, तो आपको ये 14 रत्न आपको मिलने हैं। पर होता है कि मैक्सिमम केस में हम लोग ना पहले रत्न में अटक जाते हैं। पहला रत्न था हलाहल। आप कुछ भी काम करोगे सबसे पहले हलाहल निकलता है। हलाहल का मतलब ये होता है कि आपकी कार्मिक लेयर
डिस्ट्रॉय हो रही है ना। जब असुरों ने और उन्होंने जब वो मंथन शुरू किया, तो आप उस प्रोसेस को देखोगे तो बीच में एक मेरू पर्वत है उसमें, है ना। मेरू पर्वत एक वो समझो कि आप हो, एक जगह देव और दानव, आपके नेगेटिव पॉजिटिव थॉट, सबसे ऊपर उसमें ब्रह्मा है जो कि ब्रह्म ज्ञान का कारक होता है, नीचे है कछुआ, कच्छप अवतार, जो आपकी इंद्रियों का कारक है। तो वो एक डिपिक्शन है कि आपको इंद्रिय कंट्रोल करनी है, आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए ऊपर जो ब्रह्मा बैठे हैं। फिर आपके नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स जो आपके माइंड में आते हैं, उसको बैलेंस करने के बाद जो सबसे पहली चीज जो निकलती है वो होती है आपके कार्मिक लेयर, आपके डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट होते हैं। जब वो प्रोसेस जब स्टार्ट होता है ना, सबसे दुखद प्रोसेस होता है। आप लोग देखते हो ना, कोई भी साधक जब कोई पूजा पाठ या ऐसी चीजों में जब पढ़ता है, जब बड़ा मन से करता है ना, उसके जीवन में ना दरिद्रता स्टार्ट हो जाती है। वो उसको बुखार आएगा, उसके घर वाले बुखार आएंगे, किसी घर में डेथ हो गई, चोरी हो गई, आग लग गई, ऐसी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसको लगता है कि ये उपाय काम नहीं कर रहा है। उपाय काम कर रहा है, वो आपकी कार्मिक लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है, ये प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ेगा। तो जितनी बुरी से बुरी चीजें हो सकती हैं आपके जीवन में ना, वो सब वो पहले उसमें रत्न में होता है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन के लिए भगवान शिव ने बोला कि इसको मैं धारण करूंगा। वो प्रोसेस ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब लोग समझे नहीं है ना उसको। अब तो वो उसमें क्या करते हैं, वो पीते हैं, बट ध्यान देना कि वो निगलते नहीं है, वो रोक लेते हैं बीच में, इसलिए उसको नीलकंठ बोला जाता है। तो बोलते हैं कोई भी जीवन में जब ऐसी स्थिति आती है ना, जब परीक्षा की स्थिति हो, जब आपको दिख रहा है कि जीवन में आप साधना कर रहे हो बट चीजें विपरीत हो रही हैं आपके साथ, तो समझ लेना कि वो कालकूट का फेज चल रहा है आपका। आपको निगलना नहीं है उसको, ना उगलना है, मतलब आपको छोड़ना नहीं है प्रोसेस वो, ना उसमें आपको डूब जाना है। आपको ये नहीं करना है कि नहीं मेरा जीवन तबाह हो गया, ये हो गया, नहीं, आप प्रोसेस में चलते रहो, बीच में फिक्स हो जाओ। वो विष को बीच में टिकाने का मतलब ये था कि आपको समत्व भाव रखना है वहां, ना यहाँ जाना ना वहां जाना, वो चलाते रहो। तब ये प्रोसेस चालू हो जाएगा, फिर आपको एक एक करके रत्न, दूसरे रत्न मिलने स्टार्ट होते हैं। और जीवन में आपको जो सक्सेस चाहिए वो सक्सेस तब तक नहीं हो जब तक आप सारंग धनुष जो लास्ट में निकलता है वो 11वें 12वें नंबर पे, तब तक वो नहीं मिलेगा ना, तब तक जीवन सुखदायी नहीं होता। सब उससे पहले ही मर जाते हैं। कामधेनु को लेके खुश हो जाते हैं, पारिजात को लेके, कल्पवृक्ष को लेके, ये सब भटकाव है ये। इसी समुद्र मंथन से एक रत्न निकलता अप्सरा, जो देवताओं ने रख लिया, ये अप्सरा भटकाव है ये। देवता जब भी साधना करते हैं ना, अप्सराएं आती हैं, वो प्रोसेस उनकी उनके साथ भी चलता है, उनको भी एक रत्न मिलता है अप्सरा, वो फंस जाते हैं तो छोड़ दी उनकी साधना। ऐसे करते 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 आपको लास्ट में आपको लक्ष्मी मिलेगी। और वो लक्ष्मी है जो लक्ष्मी ये बोलती है पैसा नहीं है। आप फ्री सुक्त पढ़ के दिवाली में लक्ष्मी पूजा करते हो, पैसे के लिए करते हो, वो जिंदगी में कभी ना मिलने का पैसा उनको, क्योंकि गलत गलत चीज चल रहा है ना, वो गलत, वो है ही नहीं वो पैसा। नाम में लगता है श्री लक्ष्मी या महालक्ष्मी उसको बोलते हैं। महालक्ष्मी बिल्कुल अलग चीज है जो समुद्र मंथन से निकलती है। आप जो ढूंढ रहे हो ना, वो ढूंढ रहे हो खाली श्री और लक्ष्मी में दोनों में फर्क है। वो जो लक्ष्मी है ना, वो जब निकलती है समुद्र मंथन से, वो उनके पास चॉइस होता है। वो चाहती तो दानों के पास जा सकती थी, या देवताओं के पास, या शिव के पास भी जा सकती थी, एलिजिबल तो वो भी है, ब्रह्मा के पास भी जा सकती हैं। बंटवारा तो ऐसे ही हो रहा था ना, बट उन्होंने अपनी इच्छा से चुना विष्णु को। कारण, क्योंकि महालक्ष्मी सिर्फ उन लोग के पास जाती है जो नरिश कर रहे होते हैं। ब्रह्मा को लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, क्रिएशन के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। सरस्वती मिल गए, खुश हूं। डिस्ट्रॉयर को लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, किसको जरूरत है? विष्णु को। तो इसलिए वो अपनी इच्छा से जाती है वहां पर, विष्णु बुलाते थोड़ी है, उनकी जरूरत है। तो आपके जीवन में जब तक जरूरत नहीं होगी, जब तक आप दूसरों का पालन नहीं करोगे, उस पालन करने के लिए रिसोर्सेस की जरूरत नहीं होगी, लक्ष्मी नहीं मिलेगी, वो नेचर खुद देती है।
तो समुद्र मंथन में प्रोसेस है, तो वो जो लक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी का जो आपने योग का नाम लिया ना, वो चीज है। वो जिस कुंडली, जिसकी कुंडली में होगी ना, वो पर्सन अपनी जरूरत पैदा कर रहे हैं बस जीवन में, प्रकृति खुद देती है उसको। मतलब उसने अपने जीवन में कभी पिछले जन्म में उसने वो कर्म करके आज इस जन्म में उसको वो योग मिला है चार्ट में, उसकी गति वही रुक गई थी। अब इस जन्म में वो जिस चीज की इच्छा करेगा ना, नरिश, वो वो सोचेगा कि मैं एक कॉलेज खोल लूं। वो इच्छा आनी चाहिए बस उसके अंदर। वो योग ऐसे काम करता है कि प्रकृति उसको ऐसे माध्यम देगी, ऐसे उसको डोनेशंस वाले लोग देंगे, समझ रहे हो, ऐसे टीचर्स अपने आप आ जाएंगे, बच्चे अपने आप पढ़ने आ जाएंगे, वो अपने आप चलता है। तो ये नेचर का लॉ है, चलेगा। यही गज के से योग, जो गज होता है ना, ये भी निकलता है समुद्र मंथन से, जिसको एरावत हाथी बोलते हैं, जो बराबर। इंद्र रखता है अपने पास। वो एरावत चंद्र हाथी, भी निकलता है। चंद्र भी निकलता है उसमें चंद्र। से। ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारे योग आपके समुद्र मंथन वाले हैं। योग होना काफी नहीं है, उस जैसा आचरण हमको करना पड़ेगा। वो ज्योतिषी की ड्यूटी है उसको समझाना। एरावत हाथी भी एक रत्न है जो आपको दोबारा विश्व में ढकेल सकता है। एरावत हाथी स्टेबिलिटी का कारक है। एरावत से पहले ना वो निकलता है, विश्रवा घोड़ा। ये घोड़ा भी निकलता है उसमें से। तो वो घोड़े की खासियत होती है ना, बहुत एक्टिव होता है वो। तो जब वो किसी के जीवन में आता है, आपके जब आपके लाइफ में वो आएगा ना, तो बहुत एक्टिव हो जाओगे आप दिन रात काम करोगे अपने एम के लिए। अब जो चाहोगे वो करते रहोगे, करते रहोगे। पर इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इतना एक्टिव है ना, ये आदमी सेल्फिश भी आता है, ये दूसरे के बारे में नहीं सोचता। फिर ये कुछ भी बोल देगा उल्टा सीधा, उनको कुछ भी करेगा। ये घोड़े के साथ प्रॉब्लम है, अपना अपने काम से मतलब है। इतना सेल्फिश कि भाड़ में जाए दुनिया, मेरा काम होना चाहिए। ये हुआ, फिर दोबारा वो कालकूट विष में पड़ोगे आप। बट यहां से अगर आप बच गए दोबारा, फिर आपको मिलता हाथी। घोड़ा तो स्पीड मिल गया, अब बाद में आपको मिल गई स्टेबिलिटी। ये है रियल गजगेसर योग। पहले जो घोड़ा वाला था ना, वही था, वो समुद्र मंथन से निकला हुआ चंद्रमा की क्वालिटी वाला वो घोड़ा। वो क्वालिटी मिल गई आपको, फिर आपने वो एरावत हाथी वाली क्वालिटी भी ली, तो स्टेबिलिटी लेके आया। अब आपके पास एम को फुलफिल करने के लिए ताकत भी है और धैर्य भी है। ये दोनों चीजें मिलेंगी तब जाके आगे कल्प वृक्ष मिलता है। कल्प वृक्ष की खासियत ये थी कि उसके सामने जो मांगते थे ना, मिलता था। तो वो आदमी ऑटोमेटिक, बाय प्रकृति, वो नेचर ऐसा बन जाता है आदमी का कि उस आदमी के आसपास कोई भी जाएगा ना, तो उस पर्सन की इच्छा पूरी होने लगती है। मतलब वो पर, अब अभी अगर मेरे अंदर क्वालिटी होगी कि अगर मेरे पास आसपास कोई ज्योतिष सीखने वाला कोई आएगा, तो वो मेरे साथ रह के ज्योतिष सीख जाएगा, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो मैं उसकी तरह एक कल्प वृक्ष की तरह ही हूं ना उसके लिए। तो वो क्वालिटी बाय नेचर डेवलप होती है। तो ये सारा समुद्र मंथन वो प्रोसेस है, और वही प्रोसेस, वही राजयोग आपको वही प्रोसेस ही बता। बट हमें लगता है कि नहीं, कोई ऐसा गोचर आएगा ऑटोमेटिक मुझे धन लाभ हो जाएगा, महालक्ष्मी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो जो गोचर आएगा ना, आपके अंदर वो मति डेवलप होगी कि आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स अब आपके अंदर आने स्टार्ट होंगे। वो डेवलप करना पड़ेगा आपको। वो कौन कराएगा? वो ज्योतिषी बताएगा, तभी तो उसको समझ में आएगी ना। अब ज्योतिष को ही नहीं पता कि महालक्ष्मी योग बनना कैसे है, तो फिर वो कैसे बनेगा? फिर तो गोचर ही ढूंढते रह जाएंगे हम लोग। इसीलिए तो आजकल मीम बनती है ना टीवी में, वो इंटरनेट पे, कि बिल गेट्स तो लक्ष्मी पूजा नहीं करता, उसके बाद इतना पैसा क्यों? यहाँ दिवाली में हर कोई लक्ष्मी पूजा कर रहा है। लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्य की जो प्राप्ति करा है, वो देवी, पैसा नहीं। हाँ, उस लक्ष्य के लिए पैसा अगर चाहिए तो वो देगी। तो इसलिए ना वो आध्यात्म वाला भी आप टच आपके ज्योतिष में होना चाहिए, तब वो रियल मीनिंग आप लोग को समझ में आएगी। वरना ये राजयोग तो सिर्फ नाम के हैं। मैं इसलिए देखो, मैं 2-3 क्लास मेरे बर्बाद हो रहे हैं पूरे पूरे। मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि मुझे नहीं पता आप इसको कैसे यूज करने वाले हो राजयोग को। कभी जिंदगी में देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, बट पता होना चाहिए बस। कल को ये नहीं हो कि राजयोग आपने पढ़ा ही नहीं, है ना। ये एक देखो, इसमें एक दिया है, धर्म कर्माधिपति योग बोलते हैं इसको। ये धर्म कर्माधिपति,
ये योग, इसी योग का दूसरा नाम होता है जिसको सारंग धनुष बोला जाता है ना। इसका योग क्या है? ब्यूटीफुल एंड हाई अचीवर। सारंग धनुष, धनुष धनुष है ना, वो एम है उसके पास एक मारने का, उसके पास एक अचीव करने के लिए एक टारगेट है। ये सारंग धनुष भी समुद्र मंथन से निकलती है। तो ये पर्सन पर जब आदमी पहुंचता है तो वो एक ना एम के साथ चलता है। ये लोग बनते हैं ऋषि, ऋषि टाइप के लोग, जो कुछ ऐसा कुछ करके जाते हैं जो सदियों तक याद रखा जाए। तुलसीदास ने कुछ रामायण की रचना कर दी ना, रामचरितमानस, वेद व्यास ने कुछ लिख दिया, अब वो सदियों तक चल रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो सारंग धनुष वाली क्वालिटी अचीव करी है अपने जीवन में। ये जो एम बनाते हैं वो फिर प्रकृति पूरा करती है उसको। तो ये जिसकी कुंडली में होगा ना, उसके कर्म बताएंगे वो, बिना किसी को हार्म किए वो अपना काम करता रहता है। तो जितने राजयोग देखोगे ना, ये सब आपके समुद्र मंथन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब आपके इंटरनल प्रोसेस के साथ, कि आप कैसे आप डेवलप कर रहे हो खुद। वो राजयोग है आपके चार्ट में, ये सारे एक्सेप्शंस रूल निकलने के बाद वो राजयोग दिखता है कुंडली में। इसका मतलब कि आपके अंदर वो पॉसिबिलिटी है उतनी डेवलपमेंट की। तो बीइंग अ ज्योतिषी, आपको वो गाइड करना है सामने वाले को कि भैया ये क्वालिटी तेरे अंदर तुम लेके आओ, तुम देखो तुम्हारा काम बनेगा। अगर ये कुंडली किसी की है, अगर उसके अंदर ये राजयोग बन रहा है, धर्म कर्माधिपति योग, तो हमको बोलना चाहिए भाई, तो अब जो तेरा एम है ना, उस एम के लिए काम कर बस, तुम्हें कुछ नहीं करना हो, प्रकृति तेरा साथ देगी, उसे काम वैसे ही बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। बट वो चीज बताने वाला आदमी चाहिए ना उसको, वो ज्योतिषी बताएगा, ज्योतिषी का काम होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके बहुत डीपर मीनिंग है। ये तो ये ऐसे फिजिकल लेवल पे इसको मत लागू करना राजू, है ना। इसको टेस्ट करो आप लोग। ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है वैसे। जैसे गज केस के बाद हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, एलिफेंट और लॉयन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आनी चाहिए। फियरलेस, है ना, वो ताकत एलिफेंट और लॉयन की, वो आएगा तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। ठीक है, गुलशन जी हैंड रेज किया आपने। सर पितृदोष के लिए एक दो बात पूछ लूं। हाँ, सर एक जन्मपत्री में ना 9th हाउस में मून केतु है। 9th और हाउस में है मून और केतु, मून ठीक है। केतु, और हाँ, सर आपने कहा था 5th 9th हाउस होना चाहिए, राहु केतु मून सन और सैटर्न होने चाहिए ना सर। तो 9th हाउस में मून और केतु है, और सैटर्न जो है वो मून की राशि में है, तो ये पितृदोष हुआ। वो 12th हाउस देखो में मून और केतु 9th में आ गई, ये पितृदोष तो है ही है। ठीक है, सैटर्न भी सर मून की राशि में है, हाँ, वो कोई 12th। वो कोई मैंडेटरी फीचर तो नहीं था, क्योंकि केतु तो है ही साथ में, है ना। और केतु मून 9th में होना यही काफी है। मतलब सैटर्न एक जरूरी चीज नहीं है, हो तो नहीं, भी चलेगा, नहीं हो वो तो भी चलेगा, नहीं होगा केतु नहीं होगा तो फिर कोई और चाहिए, हमें सैटर्न चाहिए, राहु चाहिए, चलेगा। तो तो सर एक इसमें चाहिए इन तीन में। पितृदोष हुआ, हम्म, इसमें पितृदोष हुआ। हुआ। अच्छा सर एक बट और ये है। चीज मैंने आपसे ये भी बोला था ना कि वेरीफाई भी करना है हमको आगे, नवांश में उसमें भी देखना। D40-45 में जो 40 and बताया था 45 आपको। तो हाँ वो उसमें नहीं T40 देखा मेरे को ना, 40 जेहोरा में वो अभी खोलना नहीं आया। अच्छा, मैं बता देता हूँ ना आपको, देख लो। ये राइट क्लिक करोगे इस पे, हाँ जी, है ना, यहाँ पर देखिए हायर डिविजन्स, हाँ जी सर। ये देखो आ रहा D40-45, ओके। यहाँ देख लेंगे इसको, वो राशि देख लेना है, ठीक है। वहां भी अगर वो सेम कुछ कनेक्शन बैठ रहा है आपस में, तो मतलब वो योग है। अगर 40 में बनता है तो मदर की साइड से, 45 में बनता है तो फादर की साइड बाद। सर 5th और 9th इन दोनों में से किसी एक जो भी हाउस में हो, तो 5th हाउस का और 9th हाउस का जो वो होता है, क्या कहते हैं इसको, रेमेडीज होती है, दोनों की अलग अलग होती है ना। से। नहीं नहीं, पितृदोष की रेमेडी तो एक ही होती है। अच्छा सर हाँ। एक और पूछना है सर, उसमें जो केतु है वो 1st हाउस में है, और हम्म, सन की उसमें है, राशि में, और सन 9th हाउस में बैठ गया, तो ये भी पितृदोष हुआ। केतु है आपका 1st हाउस में। हाँ जी, वो सन की हाँ, राशि में 5th हाउस में है, और ठीक सन है। जो है वो 9th हाउस में बैठ गया। हाँ, तो तब भी बनेगा, ये बन गया ना, बन ये गया, हाँ, 9th हाउस का पितृदोष बन गया ना। बन गया, हाँ। सर एक और है उसमें
फिफ्थ हाउस में मून और राहु है। मून और राहु है और सैटर्न मून की उसमें ये भी राशि में, बनेगा, ये भी बनेगा। ये भी बन गया सर। एक और है जिसमें सर इसमें बहुत लंबा है सर। मून जो है वो फिफ्थ हाउस में बैठा है सर, हाँ ठीक है सर। केतु जो है वो 10th हाउस में है, लेकिन ना जो मून के साथ मार्स बैठा है उसकी राशि में है। मेष राशि का केतु है, 10th हाउस में बैठा है। मून और मार्स फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, तो सर क्या ये बनेगा? नहीं, अच्छा, ये नहीं बनेगा। सर जैसे मतलब मैंने, अच्छा ये नहीं बन ये पाएगा नहीं बनेगा। हाँ। सर। अभी सर देखिए सैटर्न का ये चार्ट है। शनि जो है ना सर, हाँ। वो अगर चंद्रमा की राशि में आता है, इसका रीजन क्या होता है? एक दोबारा बोलिए, तो किसके फैमिली सेकंड में में आता है? किसी एक फैमिली में सभी लोगों का सैटर्न कर्क राशि में। सभी लोगों का सैटर्न कर्क राशि में है। हाँ जी। तो कारण क्या, समझा नहीं, मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि इसका सभी का सैटर्न कर्क में क्यों आ रहा था। मतलब ये किसी कर्ज से आ रहा है या किसी हाँ, तो किस वजह से मैं बता, इसका रिपीट हो रहा है? कारण आप पूछ रहे हो ना कि सभी के इसमें वो कर्क में ही क्यों जा रहा है वो सैटर्न बार हाँ, बार, है ना। इसका वो रीजन इसलिए जाता है कि कर्क राशि जो वो है, नेचुरली हमें पता है कि फोर्थ हाउस फैमिली के लिए होता है वो, ठीक है, फैमिली हैप्पीनेस और इन सब के लिए। तो कर्क राशि कुंडली में कहीं भी रहे फैमिली में, ठीक है, सभी की कुंडली में कर्क राशि में ही अगर शनि बार बार जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनके फैमिली में स्पेशली जो फीमेल रिलेटेड इश्यूज हैं। इश्यूज हैं कुछ, हाँ, तो इसलिए वो बार मतलब बार जैसे हो जाते सेकंड हैं। सर, आई एम सॉरी मैं बीच में बोलूँ सर, फोर्थ राशि को हम मदर बोलते हैं। मदर मीन्स एक औरत जैसा, फीमेल साइन मानते हैं उसको सर। सैटर्न जो हुआ वो मिलकर वो एक विडो औरत बनाता है। तो सबकी राशि में है सर, सबकी अब वो सॉरी जातक में है। विडो भी इसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं हम। इसका इंटरप्रिटेशन ये भी निकाल सकते हैं कि सैटर्न जो फोर्थ हाउस होता है ना, वो मदर फीमेल, मदर दिखाता है ये तो पता है, ठीक है, वो तो फीमेल भी दिखाता है, ठीक है, और वो घर का हैप्पीनेस भी दिखाता है, ठीक है, हैप्पीनेस भी। और जब सैटर्न जब रहता है ना, तो हैप्पीनेस में कमी आती है। बाधा, मतलब कि इनके फैमिली में कभी कुछ न किसी चीजों में इन लोगों ने घर की सुख शांति भंग करने के लिए कुछ जी तोड़ मेहनत करी गई है पहले, ठीक है, जिसकी वजह से वो कर्ज है। या तो मैं इंटरप्रिटेशन ऐसा निकालूं, ठीक है, या इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा निकालें कि फैमिली में जो मदर या क्या बोलते हैं कि माता तुल्य जो भी पर्सन हो घर में, है ना, उनको कुछ परेशानी दी गई है जिसकी वजह से वो कर्ज है, वो रिपीटेशन बार बार दिख रहा है चार्ट में, सबको एक ही राशि में मिलता जा रहा है। लेकिन सर वाइफ तो दूसरे के घर से आई है, वो तो इस फैमिली का पार्ट नहीं है, तो वो, बायोलॉजिकली पार्ट नहीं है, पर हाँ, फिर वो भी वो कर्ज लेता है। दुनिया में वो लड़की कहीं भी जा सकती थी, बट इन्हीं की फैमिली में आनी, हाँ, है ना, तो इसी वो, का हाँ, वो जोड़ तोड़ के घूम फिर के वो कर्ज तो आना है, तो वो कहीं से भी मिलेगा, ये होता है। बट इसको आप ना क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो दोबारा D40-45 में जाके। सेटल्ड पोजीशन देख के सर। हाँ, ओके तो सर। ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको कैंसर में मिले, बट आपको इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलेगा वहां से। ओके सर। देखो, अगर बात वही है ना, वो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि वो तो वाइफ तो बाहर से आ रही है, तो उनके चार्ट में भी क्यों आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ वो कार्मिक कनेक्शन तो है उनके साथ ना, हाँ जी सर। इसीलिए आई है। ओके सर, थैंक यू तो वो सर। देख सकते हैं आप उसको ना। अभी अभी ये एक चार्ट है जो आपने बोला ना, यहाँ पर देखो सैटर्न सन एक साथ है लग्न में, और यस केतु सर। भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो फिफ्थ हाउस का रोल भी हो गया, सन भी आ गया, और केतु मून को भी देख रहा है, वो सारे ही हो गए ना, केतु भी कनेक्ट हो गया, सैटर्न भी है, और सन और मून भी आ गए। बट इसको हम वेरीफाई करने के लिए D40 में अगर मैं देखूं, ठीक है, राहु केतु यहाँ पर, मून यहाँ, सैटर्न यहाँ, सन वीनस यहाँ, कुछ मिल रहा है आपको, कुछ कॉमन चीज जो D1 में बड़ा प्रोमिनेंट दिख रहा था, क्या D40 में दिखता है ऐसा कुछ? नहीं सर, मुझे तो घंटों स्टडी करना पड़ेगा कुछ। अच्छा, घंटों स्टडी कर लीजिएगा, मैं वैसे बताता हूँ, ठीक है, इसमें कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कहीं भी। अब D45 अगर मैं खोलूँ,
ठीक है, तो यहाँ भी वो नहीं मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि जो D1 में जो कनेक्शन आपको दिख रहा है जितना प्रबल पितृदोष वो कुंडली में हो ही हो, वो ओ वेरीफाई करना है D40-45 में। तो ये जो D14-45 में ना, दोनों में वो नहीं है, ये मेरी कुंडली है। ठीक है, ओ तो हाँ, तो वो देखने में पितृदोष बड़ा प्रबल लगता है क्योंकि सारे योग उसमें दिखते हैं। सर एक लास्ट चीज और मैं पूछ लूं सर, जब सेवंथ हाउस मरकरी उसमें एक कारक है सेवंथ हाउस में, तो सर सेवंथ हाउस में मरकरी की राशि, मरकरी का होना खराब क्यों माना जाता है? 7th हाउस में मरकरी का होना खराब क्यों माना माना जाता जाता है, है ऐसा सर, तो शादी के लिए खराब माना जाता है। इट्स लाइक नहीं। फिर आपने भी आंसर तो आपने खुद ही दे दिया ना कि शादी के लिए सिर्फ माना जाता है, बाकियों के लिए नहीं। हाँ हाँ, मैरिटल ब्लिस जो के लिए इसको हाँ, खराब माना जाता है, जबकि वो उसका कारक है। नहीं नहीं, तो अच्छा, कारक, वो उसको वो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है सर। हाँ मैरिटल ब्लिस को सपोर्ट नहीं करता वो, ठीक है सर। हाँ, बिजनेस के लिए ठीक है, बट मैरिटल ब्लिस के लिए ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन भी खुद ही पूछा, आंसर भी हमने खुद ही दे दिया। तो इसलिए समझ गए। कारक कारक जब हम किसी हाउस के लिए बोलते हैं तो वो पर्टिकुलर कुछ इवेंट्स के लिए कारक है, मेजर मोटे मोटे इवेंट्स के लिए, सभी के लिए नहीं, है ना। तो मरकरी और बिजनेस का कारक है, तो वहाँ हाँ 7th हाउस में शुक्र और बुध दोनों ही कारक है हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ना, शुक्र भी कारक है, बुध भी कारक है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए सर ठीक मेरे है। हाँ सर बताइए। सर हाँ, मेरे जेहोड़ा में ना ये सर दोनों आ रहा है ना चार्ट मेरे को सर, 6 चार्ट आ रहा है सर, मतलब ये 2 कॉलम्स और 3 रोज ऐसे करके आ रहा है। ये देखो लास्ट में ना, ये जो दिया है ना, टर्न ऑन पैक्ड चार्ट मोड, ये दिख रहा है? नहीं देखते, ये नहीं दिख रहा ऊपर से? नीचे ये नहीं दिख रहा है? सबसे लास्ट में हाँ, देखो क्या है, टर्न ऑन, पैक्ड चार्ट मोड, है ना। इसे अगर मैं क्लिक कर दूंगा हाँ, तो ये 2 की जगह पे 6 दिखने लगेंगे मेरे साथ। अच्छा, तो आपके में बाई डिफॉल्ट ये ऑन है, इसको ऑफ कर देना जाके वो। ठीक है, ठीक है, ऑफ कर दोगे तो रीस्टार्ट होगा जो हो रहा, फिर बाद में ये 2 दिखने लगेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक। करूँ ऑन? जो गंदा था हो रहा ऑन हो गया, फिर बंद भी हो गया। ये देखो ऐसा दिखता है यस सर, यस सर, ना। अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है। अभी देखो, अब सिस्टम खोलोगे, यहाँ पर देखना नीचे लिखा होगा टर्न ऑफ, यस सर, इसको ऑफ कर दोगे दोबारा, मैं फिर से 2 वाले हो जाएंगे स्टार्ट। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, सर जो आपका बुक है ना एग्जीक्यूटिव एस्ट्रोलॉजी, तो उसका जो चार्ट दिया हुआ है and उसका एग्जाम दिया है, तो मैंने कुछ मतलब कोशिश किया था, तो कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो मतलब कैसे उसको, तो चार्ट में गलती है ऐसा कुछ? नहीं चार्ट में नहीं गलती है, मतलब उसमें से कहीं कहीं में डिस्पोजिटर लिया हुआ है, कभी कभी ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो ऐसे करके मतलब कुछ इवेंट प्रेडिक्ट या किया हुआ कुछ उसमें ऐसे दिए हुए हैं, वो ठीक है। है। अभी आप एक क्लास और रुक जाओ, ठीक है, उसके बाद हमारा यही सब्जेक्ट ही हम पढ़ने वाले हैं पूरा, ठीक है। ठीक ठीक फिर बीसीपी ही बचेगा हमारा, बीसीपी विमशोत्तरी पे ही डिटेल करेंगे हम लोग। ठीक है तब सर, वो जो एक बुक्स में जो चार्ट्स दिए ना, वो चार्ट्स भी लेंगे हम। ठीक है सर, एक बार आप एक क्लास या 2 क्लास एप्लीकेशन के उसके ऊपर अगर लेंगे तो अच्छा होगा। एफ्लिक्शन पे यार कोई क्लास नहीं होती, एफ्लिक्शन तो प्रैक्टिस के साथ आएगी हमको ही। ओके, एफ्लिक्शन कितने तरीके से बन सकता है ये मैं बता दूंगा एक यस बार, सर, यस दोबारा सर, रिवाइज कर लेंगे उसको, है ना। यस सर, यस सर, बाकी तो अब चार्ट जब हम बार बार आप देखोगे हाँ चार्ट, हाँ, वो पता लगता रहेगा। यस अभी तक अभी ना ऐसा तो प्रैक्टिकल हमने शुरू नहीं किया अभी, ठीक है। तो एक बार योग वाला ही खत्म हो जाए, फिर प्रैक्टिकल सेशंस में ये सारे पॉइंट्स हम दोबारा, फिर आप ऑटोमेटिक रिवाइज रहेंगे सभी। ठीक है, उसमें योग भी आएंगे, उसमें कालसर्प योग भी आएगा, है ना। हम्म, उसमें बीसीपी भी करेंगे, भूक्षोत्री भी करेंगे, तो एफ्लेक्शन वगैरह ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगी। ठीक 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 ठीक, ठीक। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। गुड थैंक नाइट, यू सर, गुड टेक नाइट, केयर, थैंक यू सर। बाय। नमस्ते। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट Thank सर, you. गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।